नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने यामानाशी में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उन्होंने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने प्रांत के गवर्नर के साथ कई पहलुओं पर चर्चा की। साथ ही यामानाशी पब्लिक स्कूल पहुंचकर बच्चों से संवाद भी किया, जहां बच्चों ने पारंपरिक तरीके से उनका भव्य स्वागत किया। दौरे के दौरान उन्होंने कई तरह की चर्चाएं की, बातें की और बच्चों से भी इस दौरान वो रूबरू हुए। यात्रा के दौरान जापान में रह रहे भारतीय मूल के लोगों और बच्चों से भी मुलाकात की और खास बातचीत की। बच्चों ने सम्मान स्वरूप उनके चरण स्पर्श किए और श्लोक सुनाए, जिससे वातावरण भावुक हो उठा और यहाँ पर जो नज़ारा था वो बेहद ही रंगारंग देखने को मिला। और इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को चॉकलेट भेंट कर स्नेह व्यक्त किया। ये पूरा दौरा भारत और जापान के बीच मजबूत होते संबंधों और सांस्कृतिक जुड़ाव और तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो इस समय जापान दौरे पर हैं, जहाँ पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवेश करती है, जहां पर यूपी में निवास करती है। और ऐसे में जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। वाराणसी प्रांत के हमारे सभी अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, उद्योग मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, जापान में भारत की राजदूत सुश्री नगमा मलिक जी, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे सभी अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित सभी इंडस्ट्री लीडर्स, भारतीय समुदाय से जुड़े हुए हमारे सभी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले यामानाशी केन के माननीय राज्यपाल और उनकी पूरी टीम के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने मुझे और मेरे सभी सहयोगियों को यामानाशी प्रांत को नजदीक से देखने, जानने और आप सबके साथ संवाद करने का अवसर दिया है। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो वहीं लखनऊ से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि लखनऊ में होली ईद के पहले बड़ी छापेमारी देखने को मिली है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एफएसडीए विभाग की कार्रवाई, कई प्रतिष्ठानों पर छापा और पकड़ी गई है नकली मिठाइयां। और ऐसे में 1998 किलो मिठाई, 3224 लीटर दूध को भी नष्ट किया गया है। ऐसे में बड़ी जानकारी आपको बता दें कि खाद्य विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पराग में 21.16 लाख की मिठाइयां नष्ट की गई है। बड़ी जानकारी, आगामी त्योहारों को देखते हुए ये बड़ी छापेमारी की गई है। ऐसे में मिठाइयों को भी जब्त किया गया है, कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है और नकली मिठाइयां भी जब्त की गई है। बड़ी जानकारी दे दें आपको कि नकली घी और खोए को भी नष्ट किया गया है। पराग में 21.16 लाख की मिठाइयों को नष्ट किया गया है। बता दें कि यूपी में आगामी त्योहारों को लेकर ये बड़ी छापेमारी देखने को मिली है। कई जगहों पर लगातार छापेमारी की गई है और इस दौरान नकली मिठाइयां भी बरामद की गई है, जब्त की गई है। और ऐसे में 1998 किलो मिठाई को भी नष्ट किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि खोए को भी नष्ट किया गया है। 113 किलो जो है खोआ नष्ट किया गया है। पराग में 21.16 लाख की मिठाइयां नष्ट की गई है। आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर। ऐसे में एफएसडीए की भी ये कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर बड़ी मात्रा में छापेमारी की गई है और नकली मिठाइयों को जब्त किया गया है।
तो वहीं इन दिनों यूपी की राजनीति भी चरम पर है। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर व्यंग कसा है और बड़े ही शायराना अंदाज में उन्होंने कचौड़ी और समोसे जैसे आम खाद्य पदार्थों का उदाहरण देकर सरकार की नीतियों और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। उनके बयान में ये संकेत देने की कोशिश की गई है कि दिखावे और दावों पर भरोसा करने के बजाय लोगों को वास्तविकता पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही खाद्य सामग्री के संदर्भ में वनस्पति का उल्लेख करके उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से गुणवत्ता और भरोसे को लेकर भी संदेह जताया है। और इस दौरान उन्होंने ये बयान राजनीतिक कटाक्ष के साथ साथ आम जनता को सोचने पर मजबूर करने वाला कहा है, जिसमें सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं। आपको देख दे कि समाजवादी पार्टी ने सरकार पर तंज कसा है और बड़े ही शायराना अंदाज में ये तंज कसा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये तंज कसा गया है। ऐसे में अखिलेश यादव ने जो खाद्य सामग्री को लेकर बड़े ही शायराना अंदाज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये साझा किया और वनस्पति का भी उल्लेख करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से गुणवत्ता और भरोसे को लेकर संदेश दिया है। और इस तरह उनका ये बयान जो है राजनीतिक कटाक्ष के साथ साथ आम जनता को सोचने पर भी मजबूर करने वाला है, जिसमें सरकार की कार्यप्रणाली पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एनसीईआरटी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आगरा के संजय प्लेस, बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सुप्रीम कोर्ट का मामला है ये। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है। कोर्ट को बताए इसके पीछे कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान दिया है। शिक्षा सचिव और निर्देशक को अवमानना का कारण बताने के लिए नोटिस दिया गया है। एनसीईआरटी किताब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। और ऐसे में सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है और कोर्ट को बताएं कि इसके पीछे कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जमकर यहां पर फटकार भी लगाई गई है। शिक्षा सचिव और निर्देशक को अवमानना का उदाहरण के लिए नोटिस भी दिया है और एनसीईआरटी किताब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है और सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का बयान निकलकर सामने आया है। तो वहीं आगरा के संजय पैलेस क्षेत्र में नगर निगम ने गृह कर बकाये को लेकर सख्त रुख अपना लिया है और करीब 100 दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई की है समय। और इसके साथ ही दुकानदारों पर लगभग 80 लाख रुपए का बकाया बताया जा रहा है। निगम अब तक लगभग 700 दुकानों से करीब 3 करोड़ रुपए की वसूली कर चुका है, लेकिन कोई भी बड़े बकायेदार अभी भी भुगतान नहीं करना चाहते हैं। कुर्की वारंट जारी होने के बावजूद भी टैक्स जमा न होने पर प्रशासन ने चिन्हित दुकानों को सूची तैयार कर ली है और उन पर कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी है। जूता और कपड़ा बाजार में विशेष अभियान चल रहा है, क्योंकि इन क्षेत्रों में निगम को हर साल लगभग 3 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है। बकाया न चुकाने वालों के खिलाफ सीलिंग और कुर्की जैसी सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। तो वहीं यूपी के वाराणसी में इन दिनों राजनीतिक माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। एआई समिट के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं के कथित तौर पर नग्न प्रदर्शन की खबर सामने आने के बाद से विरोध प्रदर्शन जो है वो तेज हो गया है और इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा इकाई की पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान इस घटना को सामाजिक और सांस्कृतिक मर्यादाओं के खिलाफ बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई गई और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग उठाई गई। साथ ही नारेबाजी के जरिए कांग्रेस नेतृत्व विशेष रूप से राहुल गांधी के खिलाफ भी विरोध दर्ज कराया गया। कार्यक्रम में नम्रता चौरसिया और कुसुम पटेल सहित कई महिला पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहीं, जिन्होंने इस तरह के विरोध प्रदर्शन को लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत बताते हुए इसकी निंदा की और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर सख्ती की आवश्यकता पर भी जोर दिया। तो वहीं महोबा में संदिग्ध परिस्थितियों में फुटपाथ पर लगी दुकानों में अचानक से ही आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते आधा दर्जन से अधिक दुकानें इसकी चपेट में आकर पूरी तरह से जलकर राख हो गई। दुकानों में रखे लाखों रुपए का सामान भी जलकर राख हो गया है, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। घटना के बाद से मौके पर पहुंची दमकल कर्मी आग बुझाने के प्रयास में जुटे रहे, लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद भी आग पर काबू पाने में दिक्कतें आई हैं। छोटी मशीन के साथ साथ दमकल कर्मी को भी देखकर दुकानदारों में नाराजगी भी देखने को मिली है, क्योंकि उनका मानना था कि समय रहते पर्याप्त संसाधन पहुंचता तो नुकसान कम हो सकता था। यह पूरी घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के डाक बंगला मैदान के बाहर की बताई जा रही है, जहां पर आग लगने के कारणों को लेकर जांच की जा रही है। क्या हो गया, क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे थे, यहाँ देखा बहुत ढेर सारी आग लगी थी।
पीछे कुछ और तो ट्रांसपोर्ट का माल वाल रखा था, तो उसमें आग लगी। उसके बाद फायर ब्रिगेड वाले आए तो छोटी टंकी लेके आए, कह रहे पानी नहीं है हमारे पास। क्या बताया जा रहा है, कैसे आग लगी हुई है? अभी आग की तो कोई जानकारी नहीं है कि किसने लगाई, कैसे लगी, लेकिन बहुत ढेर सारा भी एक सिलेंडर फट गया और 2-3 सिलेंडर हो गए। लगभग कितने समय हो गए आग लगे? यहाँ पे 1 घंटा हो रहा है। फायर ब्रिगेड वालों को सूचना दी? आई है 5 मिनट पहले, आप ही के सामने देखा होगा। क्या कह रहे हैं फायर ब्रिगेड? फायर ब्रिगेड वाले कह रहे हैं पानी खत्म हो गया, आप टैंकर मंगाओ नगर पालिका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास शाह है। तो वहीं वाराणसी में एक चर्चित मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां इन दिनों काफी तेज हो गई हैं, जहां पर बाल यौन शोषण के आरोपों से जुड़े विवाद में एक धार्मिक संत के समर्थन में कांग्रेस खुलकर सामने आई है। पार्टी के निर्देश पर प्रदेश भर में ज्ञापन सौंपने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वाराणसी में भी पार्टी प्रतिनिधियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन में पूरे मामले की निष्पक्षता और पारदर्शी जांच किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने की मांग उठाई गई है, ताकि सच्चाई स्पष्ट रूप से सामने आ सके। और इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया और आरोप लगाए कि घटनाक्रम की शुरुआत मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में हुई, जहां पर कुछ अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है। और एक तस्वीर के हवाले से यह भी दावा किया गया है कि संबंधित पुलिस अधिकारी और शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति के बीच नजदीकी संबंध दिखाई देता है, जिससे मामले की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि संत और उनके अनुयायियों के साथ किया गया व्यवहार अपमानजनक था और बाद में दर्ज किया गया मुकदमा वास्तविकता से परे है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग रखी है कि शिकायत दर्ज कराने वालों की भी जांच की जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से परखने के लिए स्वतंत्र जांच जरूरी है, ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। राहुल गांधी के लोग और राहुल गांधी उस पर कुछ नहीं बोले। AI समिट में जो प्रदर्शन किए, मतलब कि कपड़े उतार करके अपने देश का अपमान किया विश्व पटल पर। हमारा देश विश्व पटल पर आज देखा जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। वैसे इस सिचुएशन में जब मेरा देश आगे बढ़ रहा है और देश के प्रधानमंत्री हर लोगों की चिंता कर रहे हैं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबकी चिंता करते हुए देश का विकास कर रहे हैं। अभी विगत दिनों देखा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में इतना बड़ा काम हो रहा है। AI समिट मतलब हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे बच्चों का भविष्य नरेंद्र मोदी जी उज्जवल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अपने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के निर्देश पे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के मुख्यालय पे प्रदर्शन करके आदरणीय पूजनीय शंकराचार्य स्वामी श्री अवसरानंद जी महाराज जी की छवि को जो एक षड्यंत्र रच करके धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम सब लोगों ने यहाँ के अपने सांसद जो देश के प्रधानमंत्री भी हैं उनको संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी वाराणसी महोदय के माध्यम से भेजने का काम किया। कार सत्ता के इशारे पर सत्ता के चाटुकार संत के रूप में जो अंधे सन्यासी हैं, मैं नाम भूल गया हूं उनका, उसके एक शिष्य ने सनातन पर कुठाराघात किया है, करोड़ों सनातनियों के आस्था पर कुठाराघात किया है और सनातन के शिखर पुरुष भगवान शंकराचार्य पर जिस तरीके से आरोप लगाया है उससे करोड़ों सनातनी आहत हैं, दुखी हैं, उद्वेलित हैं और उनका ये विचार है कि ये इस तरीके का जो पाप हुआ है वो नहीं होना चाहिए। तो वहीं पीलीभीत जनपद में लगातार हो रही लूट की घटनाओं से पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी, जहां पर 2 सगे भाइयों और उनके एक साथी ने मिलकर महिला और राह चलते बाइक सवारों को निशाना बनाते हुए कई वारदातों को अंजाम दिया। और इस घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने व्यापक स्तर पर अभियान चलाया, जिसके तहत विभिन्न थानों की संयुक्त टीम ने सक्रियता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से लूटे गए आभूषण, नकदी और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों का आपराधिक इतिहास पहले से ही लंबा रहा है और वो अलग अलग जनपदों में कई घटनाओं में शामिल रहे हैं। पुलिस ने सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर उन्हें एक मार्ग के पास से ही दबोच लिया और कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद से उन्हें जेल भेज दिया है। और इस कार्रवाई में कई थानों की पुलिस टीम और सर्विलांस इकाई ने साथ में काम किया, जिससे लंबे समय से सक्रिय इस गिरोह का पर्दाफाश हो सका।
वहीं पूरे यूपी में होली की तैयारियां जोरों पर है। मथुरा जनपद के बरसाना में प्रसिद्ध लठमार होली का महाउत्सव इस बार भी पूरे उल्लास और पारंपरिक अंदाज में मनाया गया है, जहां पर नंदगांव से आए हुरिया बरसाना पहुंचे और गोपियों के साथ होली खेलने में शामिल हुए। और इस दौरान परंपरा के अनुसार गोपियों ने लाठियां बरसाई, तो वहीं चारों ओर रंग और गुलाल की बारिश ने माहौल को पूरी तरह से उत्साहमय बना दिया। पूरा क्षेत्र भक्ति, उमंग और होली के रंगों में डूबा हुआ नजर आया। और इस आयोजन की शुरुआत लड्डू मार होली से हुई, जिसमें बड़ी मात्रा में लड्डू श्रद्धालुओं के बीच वितरित किया गया, जिससे उत्साह का आनंद और भी ज्यादा बढ़ गया। देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए पहुंचे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया। अधिकारी लगातार नियंत्रण कक्ष में सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी करते हुए नजर आए। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या फिर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंदिर परिषद और आसपास के पूरा क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से कड़े प्रावधानों के बीच रखा गया है, जिससे योजना जो है शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। जैसा कि देख रहे हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ बरसाने में राधा रानी जी के मंदिर में और विश्व प्रसिद्ध लठमार होली में प्रतिभाग करने के लिए आए हुए हैं। पूरे क्षेत्र को जोन और सेक्टर में विभाजित कर पुलिस व मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है। एक ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है, जिसमें अंदर कस्बे के अंदर नो एंट्री की गई है और साथ ही साथ पार्किंग एरियाज चिन्हित किए गए हैं। बैरिकेडिंग के माध्यम से, होल्डिंग एरियाज के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से, और जैसा आप देख सकते हैं पीछे कंट्रोल रूम बना हुआ है, इसके माध्यम से समस्त मेले पर निगरानी रखी जा रही है और लोगों को पीए सिस्टम के माध्यम से सूचना भी दी जा रही है कि क्या उनको करना है, क्या नहीं करना है। ये आज का जो त्योहार है, आप देख सकते हैं कुशलता से चल रहा है। आपके माध्यम से यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी महिला श्रद्धालु अथवा पर्यटक से यदि कोई जोर जबरदस्ती करेगा या उसकी गरिमा के विपरीत काम करेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित। तो वहीं मनी लॉन्ड्री के मामले में लगातार अनिल अंबानी से पूछताछ जारी है और ऐसे में वो ईडी के दफ्तर पहुंचे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली में ईडी ऑफिस पहुंचे हैं उद्योगपति अनिल अंबानी। बड़ी जानकारी इस वक्त की दे दें आपको कि लगातार मनी लॉन्ड्री के मामले में इनसे पूछताछ की जा रही है और ऐसे में मनी लॉन्ड्री मामले में पूछताछ के लिए उद्योगपति जो है अनिल अंबानी वो दिल्ली पहुंचे हैं और लगातार उनसे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई के पाली हिल स्थित अंबानी के आवासीय संपत्ति को कुर्क करने के लिए कहा, जिसके बाद से करोड़ों रुपए की ये कीमत बताई जा रही है। और यहाँ पर कार्रवाई जो है धन संशोधन निवारण अधिनियम यानी कि PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत ईडी की स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा की गई है। और ईडी के अनुसार इससे पहले भी इसी संपत्ति का एक हिस्सा जो था वो उसको लेकर भी इसमें अटैच किया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उद्योगपति जो है अनिल अंबानी से दिल्ली पहुंचे हुए ईडी के दफ्तर, जहां पर उनसे पूछताछ जारी है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस वक्त की कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच में समन के बाद उद्योगपति अनिल अंबानी ईडी के मुख्यालय पहुंचे हैं और एजेंसी ने रिलायंस कम्युनिकेशन के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में पाली हिल्स स्थित इसको लेकर पूछताछ जारी है। बदायूं के थाना परिषद से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्थानीय स्तर पर चर्चाओं को जन्म दे दिया है। बताया जा रहा है कि एक किसान संगठन से जुड़े युवा जिला अध्यक्ष ने थाने का निरीक्षण किया और उसे संबंधित वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। वीडियो में थाना परिषद के अंदर के स्थिति के साथ साथ थाना प्रभारी भी मौजूद दिखाई दे रही हैं और इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद से पुलिस व्यवस्था और कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इस तरह बाहरी व्यक्तियों द्वारा थाने का निरीक्षण किया जाना किस हद तक उचित है। फिलहाल ये पूरे मामले में चर्चा का विषय बना हुआ है और इससे पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
तो वहीं संभल जनपद के बहजोई इलाके में बिजली आपूर्ति से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही समस्या को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। क्षेत्र में लगातार बढ़ते लोड के कारण ग्रामीणों और किसानों को बार बार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा था, जिससे खेती और दैनिक जीवन दोनों प्रभावित हो रहे थे। और इसी समस्या के समाधान के लिए कमलपुर गांव में लगभग 6.5 करोड़ रुपए की लागत से एक नए उद्योग उपकेंद्र का निर्माण कराया गया, जो कि अब पूरी तरह से तैयार होकर चालू कर दिया गया है। उद्घाटन के दौरान सरकार की ओर से ये संकेत भी दिया गया है कि वर्तमान समय में विकास कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पहले जहाँ पर क्षेत्र में अव्यवस्था और अपराध की घटनाएं अधिक देखने को मिलती थी, वहीं अब हालातों पर पूरी तरह से सुधार है और कानून व्यवस्था पहले से अधिक सुदृढ़ बनी हुई है। नए उपकेंद्र की शुरुआत होने के बाद से केवल बिजली आपूर्ति ही बेहतर नहीं होगी, बल्कि क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। विकास करने के कमालपुर में 10 सब स्टेशन का उद्घाटन हुआ है। लगभग 4000 लोगों को इसका लाभ मिलेगा और बहजोई रोड कम हुआ है। क्षेत्र की समस्याएं सुनने को मिलती थी, वो कम होंगी और यहाँ किसानों को ट्यूबवेल की व्यवस्था रहेगी, जिससे किसान अपनी और भी फसल कर पाएंगे। बहुत बड़ा इस क्षेत्र पे एक बड़ी सौगात आंधी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मिली है। यहाँ मांग भी बहुत पहले से थी, चली आ रही थी, लोग मांग करते थे, लेकिन आज उसका उद्घाटन हुआ है। क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री की जो सपना है कि हर घर हर गांव विकसित हो, उसी के तहत यहाँ ये सब स्टेशन का उद्घाटन है। यहाँ से बहुत बड़ी एक बिजली की समस्या का समाधान। और बड़ी जानकारी निकलकर कानपुर से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, यूपी के कानपुर से खबर है। कानपुर खाद्य विभाग की टीम की छापेमारी देखने को मिली है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कई नमूने जो है वो जांच के लिए भेजे गए हैं। बड़ी जानकारी, आगामी त्योहारों को देखते हुए लगातार खाद्य विभाग की जो छापेमारी देखने को मिल रही है, भारी मात्रा में खाद्य सामग्री बरामद की गई है और ऐसे में 800 किलो से ज्यादा बेसन को जब्त किया गया है। बेसन की अनुमानित कीमत जो है 71,840 रुपए आंकी गई है। बड़ी जानकारी दे दें कि यहाँ पर रिफाइंड सोयाबीन तेल को भी जब्त किया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बूंदी, वनस्पति, सूजी के सैंपल भी लिए गए हैं। आगामी त्योहारों को देखते हुए लगातार छापेमारी जारी है। कानपुर से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कानपुर खाद्य विभाग की टीम ने जो है उसने छापेमारी की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के अमरोहा जनपद से है, जहां पर उस समय सनसनी फैल गई है, जहां पर एक आम के पेड़ पर एक युवक का शव लटका हुआ पाया गया है। और ये घटना दोपहर के समय सामने आई है, जब बाग में काम कर रहे मजदूरों की नजर अचानक से ही पेड़ पर लटके शव पर पड़ी। और इस दृश्य को देखकर वहां पर लोग घबरा गए और तुरंत ही पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लिया और जांच को शुरू कर दिया। जांच के दौरान पाया गया कि युवक का शव लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर चुनरी के सहारे लटका हुआ था। तलाशी लेने के बाद से जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान 30 साल के दिनेश के रूप में हुई है, जो कि बाईखेड़ा गांव का रहने वाला है। परिजनों के अनुसार दिनेश करीब 10 दिन पहले हरियाणा में मजदूरी करने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई भी पता नहीं चल रहा था। घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने जरूरी साक्ष्य एकत्रित किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। और इस घटना की खबर मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि ये मामला आत्महत्या का है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। वहीं महोबा जनपद के चरखरी थाना क्षेत्र में अनोखी और आकर्षित शादी समारोह इस समय काफी चर्चाओं में बनी हुई है, जहां पर पूर्व प्रधान की बेटी आकांक्षा की विदाई कुछ अलग ही अंदाज में देखने को मिली है, जिसने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है।
दूल्हा जो कि अररिया जिले का रहने वाला है और अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचा और उसकी हेलीकॉप्टर से विदाई कराई गई और इस खास पल को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। दुल्हन की विदाई से ज्यादा लोगों में हेलीकॉप्टर को नजदीक से देखने की उत्सुकता दिखाई दी और जैसे ही हेलीकॉप्टर मेला ग्राउंड में उतरा, आसपास के नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और लोग अपने मोबाइल फोन से उस यादगार दृश्य को कैद करते हुए नजर आए और पूरे माहौल में उत्साह देखने को मिला। चरखरी के क्षेत्र में ये मामला सामने है, जहां पर मेला ग्राउंड में आयोजित इस शादी और विदाई समारोह ने इलाके में एक अलग ही रंग भर दिया है। ग्रामीणों और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग इस अनोखी विदाई के साक्षी बने और इस तरह की विदाई पहली बार देखने को मिली, जिससे ये आयोजन लंबे समय तक लोगों को यादों में बना रहेगा। और आप हेलीकॉप्टर से आप लेके जा रहे हैं, कैसे मन में आया कि आप यहाँ से विदा करा के ले जाएंगे? वो बाबा का नाम रोशन करना तो पापा का सपना था जी जी, उसको पापा ने पूरा किया और बाबा का नाम ऐसे ही आगे रोशन करते रहेंगे और कोशिश यही रहेगी कि दिन पर दिन बाबा का नाम आगे बढ़ाते रहें और उन्नति करते रहें। उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और हमेशा बना रहेगा। ये आपकी पहली यात्रा है हेलीकॉप्टर? जी पहली यात्रा है। कैसा लग रहा है, क्या संदेश? अच्छा लग रहा है। गेट बंद। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां पर वेतन में विसंगतियों और भुगतान में हो रही बड़ी देरी को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों में नाराजगी खुलकर अब सामने आ गई है। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कलेक्टर परिषद में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की और जल्द ही समाधान की मांग उठाई। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे आर्थिक परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं और कई बार शिकायत के बावजूद भी स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ है, जिसके चलते उन्हें सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा है। धरने के बाद से कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को एक 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिसमें वेतन विसंगतियों को दूर करने, समय से भुगतान सुनिश्चित करने और अन्य समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। ये संयुक्त राष्ट्रीय कर्मचारी संघ की तरफ से हम लोगों ने, मैं उसका जिला अध्यक्ष हूँ डॉक्टर रवि प्रताप सिंह, हम लोगों ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी महोदय को मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इसमें हम लोगों की वेतन विसंगति की सबसे बड़ी जो मांग है कि जो वेतन विसंगति है, अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग कर्मचारी को एक ही कार्य करने का अलग अलग वेतन मिल रहा है, तो उस वेतन विसंगति को दूर करने के लिए ये ज्ञापन दिया गया। और उसमें कई सारी मांगे हैं हम लोग, जैसे ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है अपने जिले में, पॉलिसी समान कार्य समान वेतन नहीं सकते। हम लोग की बात ऊपर पहुंचाई जाएगी, देखते हैं उसमें जो भी। कितने कर्मचारी प्रभावित हो रहा है? लगभग 1.5 लाख कर्मचारी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। तो वहीं बदायूं क्षेत्र से बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर 3 वर्षीय मासूम बच्ची को चुराने की कोशिश करते हुए एक महिला को पुलिस ने धर दबोचा है। घटना रात लगभग 10 बजे की है, जब महिला बच्चे को उसके घर से बाहर निकालकर भगाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला को मौके से पकड़ लिया और बच्ची को सुरक्षित रूप से उसके परिजनों के हवाले कर दिया। परिजनों ने पुलिस की इस तत्काल और कुशल कार्रवाई को खुले दिल से तारीफ की। पुलिस ने बताया कि महिला जो है वो मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है और इस घटना के पीछे एक कारण हो सकता है। ये मामला पूरा जो है कुंवर गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।